आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। देखिए, एक वर्ड होता है कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन में लग गया हमारा डी, मतलब डी ई लग गया, इसका मतलब क्या? हाँ, कॉलोनी को हटा देना, है ना। जैसे कि हमारा क्या होता है, एक टर्म होता है बैलेंस और एक होता है उसके बैलेंस के पहले लगा तो अनबैलेंस, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलोनाइजेशन के पहले ही लगा हुआ है डी ई, यानी कि कोलोनाइजेशन अब नहीं रहेंगे, है ना। और यहाँ पे कोलोनाइजेशन वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया है मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो वो भारत में रूल कैसे करता था? कॉलोनी को बना बना कर, है ना। केवल भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने कब्जा किया वहाँ वहाँ वो लोग कॉलोनी को बनाकर, यानी कि एक दायरा वो लोग फिक्स कर लेते थे, इतना दूर तक हम कंट्रोल करेंगे, उधर तुम करो, उधर तुम करो, इधर हम करेंगे, इस प्रकार का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कॉलोनाइजेशन वाला दौर खत्म होने वाला है और कौन सा दौर आने वाला है? इंडिपेंडेंस का दौर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब कि कॉलोनी वाला सिस्टम कैसे खत्म हुआ और हम लोगों को आज़ादी कैसे मिला, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन, हाँ आपका सही बात है, आपका कहना सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन 1939 से लेकर 1945 था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना। और भारत को आज़ादी कब मिला? 1947 में, यानी कि जस्ट 2 साल के बाद। तो अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होने वाला है? लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। सही बात है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उसके 2 साल और हम लोग किसके अंदर में रहे? अंग्रेजों के अंदर में रहे, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी मिला कब? 1947 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ? 1945 में ख़त्म हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो उसके बावजूद भी कुछ सालों तक बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट थे जहाँ पे कि वो हिस्सा अंग्रेजों के कंट्रोल में फिर भी रहा, है ना। सबसे इसका जीता जागता सबूत हमारा भारत, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग 2 साल और कब्जे में रहे थे अंग्रेजों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 दशक बाद, 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल। 1 डिकेड का मतलब कितना होता है? 10 साल, और 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपका 20 साल का पीरियड हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945 में। 20 साल और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा? 1965। यानी कि 1965 आते आते तक एशिया के अधिकतर जगहों पर जो भी कंट्रोल में था, किसके कंट्रोल में? अंग्रेजों के कंट्रोल में जो था एशिया में और अफ्रीका में, वो एरिया धीरे धीरे क्या होने लगा? फ्री होने लगा, यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन बनने लगा। इसी दौरान हम लोग आज़ाद हुए थे, इसी दौरान हम लोग आज़ाद हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 2 डिकेड्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, और 2 डिकेड्स आप जोड़ लीजिए 1965। इसी टाइम पीरियड में हमारा आता है 1947, जिसमें कि भारत को आज़ादी मिला। तो जहाँ जहाँ एशिया और अफ्रीका में अंग्रेजों का कंट्रोल था, वो वाला एरिया धीरे धीरे अब अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। इसका सबसे जीता जागता सबूत हमारा है इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाउएवर दे वेयर ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ? वो लोग छोड़ के तो चले गए, हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम लोगों को वो इतना कमज़ोर करके चले गए, इतना कमज़ोर करके चले गए कि हम लोगों को उस कमज़ोरी से उभरने में बहुत समय लग गया, है ना। जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ के गए ना, तो हमको लगा कि हमको आज़ादी तो मिल गया, आज़ादी वाकई में मिल गया था, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन दे दिया, किस चीज़ का? पॉवर्टी का और लैक ऑफ रिसोर्सेज का। मतलब कि हम लोगों को वो गरीबी में ढकेल दिया, पूरी तरीके से हमारा रिसोर्स लेकर चला गया, हम लोगों को पूरा एकदम मेहनत करवाता था, वो हमारे सारे रिसोर्स को लेकर चला गया, है ना। आज़ादी तो मिला, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं थे। आज़ाद किस रूप में नहीं थे? गरीबी के रूप में हम लोग आज़ाद नहीं थे, हमारे पास रिसोर्स का कमी था, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा कंडीशन सुधरता चला गया और आज हम लोग बिल्कुल एक अच्छा सा जीवन जीते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। यूरोप एंड जापान रैपिडली rebuilt their economies, they grew less dependent on the IMF and the World Bank। तो जो यूरोप था और जो जापान था, ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा
अपने आप को रीबिल्ड किया, यानी कि रिकवर किया, है ना, ये अपनी इकोनॉमी को सुधारा। लेकिन ये जो है ना वर्ल्ड बैंक और IMF पे निर्भर थे, लेकिन ये सबसे कम निर्भर थे। मतलब कि ये इनके पास इतना क्षमता था। देखो जापान का तहस नहस ना, जापान तो बहुत ज़्यादा तहस नहस हुआ था, जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी इसके पास इतना कैपेसिटी था कि इसको वर्ल्ड बैंक और IMF पे उतना निर्भर होना नहीं पड़ा। निर्भर तो था, ये भी निर्भर था, लेकिन पूरी तरीके से निर्भर नहीं था। ये भी अपना काम अपने से कुछ कुछ कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Now from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift its attention more towards developing countries. अब यहाँ पे 1950 के बाद यानी लेट 1950 यानी कि 1950 का जो आखिरी दौर था, उस समय पे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन अब कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, मतलब कि वो अपना ध्यान अब किधर दे रहा था, डेवलपिंग कंट्री पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहा था। डेवलपिंग कंट्री पे ध्यान देने का मतलब ये है कि ऐसे कंट्री पे जो कि अभी आप फिलहाल वो डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था आपका वो एम्प्लॉयमेंट को खत्म बेरोजगारी को खत्म कर रहा था, जिसको पैसे का जरूरत था उसको पैसा दे रहा था। लेकिन अब इनको लगा ना कि अब हमको धीरे धीरे ध्यान देना पड़ेगा, किसको, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो पहले ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से ध्यान देता था किस पे, रिकंस्ट्रक्शन पे तो ध्यान देता ही था, लेकिन वैसे कंट्री पे ध्यान देता था जिसके पास की इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्रियल नेशन है ना, उस पर वो ध्यान पहले ज़्यादा देता था। लेकिन अब इसका जो ध्यान है वो धीरे धीरे किधर जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, जो कि अभी डेवलप तो किया नहीं है लेकिन डेवलप कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट डेवलपिंग countries did not get benefit from the fast growth of the western economies. वेस्टर्न इकोनॉमीज यानी कि कौन, अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके ग्रो करने से हम लोगों को कोई खास फायदा देखने को नहीं मिल रहा था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जो कंट्री उसमें हिस्सा लिया था उसका कमर टूट गया था पूरी तरीके से, वो पहले क्या करेगा, अपने इकोनॉमी को सुधारेगा, है ना। तो वेस्टर्न कंट्री अपने यानी कि अमेरिका ये सब जो था वो अपने इकोनॉमी को सुधार तो रहा था, लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि देखो कोई भी कंट्री चाहता है कि पहले हमारे कंट्री का भला हो, बाद में किसी का भला हो, है ना। तो वही अमेरिका कर रहा था अपना वेस्टर्न कंट्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो कोई खास फायदा हम लोगों को देखने को नहीं मिला अमेरिका ये सबसे, जो कि अपने आप को डेवलप कर रहा था, कर तो रहा था अपने आप को डेवलप, लेकिन कोई खास फायदा हमको देखने को नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला। Therefore, they organized themselves as a group, the group of 77 यानी कि और G7 इसको शॉर्ट में, the group of 77 को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, G77, to demand a new international economic order यानी कि NIEO। अब यहाँ पे देखिए ग्रो कौन कर रहा था उस समय पे सबसे ज़्यादा, उस समय पे ग्रो सबसे ज़्यादा कर रहा था USA और जापान, है ना। लेकिन इन दोनों से उतना खास हम लोगों को कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। अब जिसको जिसको फ़ायदा नज़र नहीं आया उन लोगों ने क्या बना लिया, अपना एक अलग ग्रुप ही बना लिया। उस ग्रुप का क्या नाम पड़ा, G77। G77 मालूम है क्यों पड़ा, क्योंकि इस ग्रुप में 77 अलग अलग कंट्री आपस में मिले थे, है ना। अलग अलग 77 कंट्री आपस में मिले, उन सभी ने कहा कि भाई देखो हम सब आपस में मिलते हैं और हम सब में से जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग शेयर करके अपने इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका तो ध्यान दे नहीं रहा था, वो डेवलप कर रहा था अपना वो अकेला, उसको किसी से मतलब नहीं था, क्योंकि वो सुपर पावर था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो और ये लोग डिमांड क्या कर रहा था, टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब कि एक ऐसा तरीका बनाया जाए, एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसा प्रोग्राम निकाला जाए जहाँ पे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो। मतलब क्या कि इकोनॉमी को सुधारने का कोई नया तरीका हो, है ना। केवल IMF और वर्ल्ड बैंक ही ना हो, कुछ नया तरीका हो हमारे पास, जो कि इससे जिससे ये हो कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी पैसे लेकर अपने इकोनॉमी को सुधार सके। ठीक है, चलिए तो देखिए G77 हम एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। G77 बेसिकली 77 कंट्रीज का एक ग्रुप था जो कि ये चाहता था कि कुछ नया नियम निकाला जाए, इकोनॉमी को सुधारने का कुछ नया नियम निकाला जाए, इनका ये डिमांड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। NIEO means a system that would give them real control over their natural resources, fair prices for raw material and better access for their manufactured goods in developed countries market। इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ NIEO किस पे काम कर रहा था, ये काम कर रहा था कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है NIEO मीन्स अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम था दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऐसा सिस्टम था जहाँ पे कि ये अपने रिसोर्स पे पूरा अपना कंट्रोल जमा सकता था, कोई दूसरा आके इस पे कब्जा नहीं करेगा, हड़प के नहीं लेकर जाएगा, है ना, क्योंकि 77 कंट्री आपस में मिले हुए हैं, सभी आपस में समझौता किए हुए हैं, है ना। समझौते पे यहाँ पे काम चल रहा था कि कोई भी किसी के नेचुरल रिसोर्स को हड़पेगा नहीं, उस कंट्री का उसके नेचुरल रिसोर्स पे पूरा अधिकार होगा। फेयर प्राइसेस फॉर देयर फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होगा उसके कंट्री का, उसको क्या मिलेगा, फेयर प्राइस मिलेगा, यानी कि उचित मूल्य मिलेगा, कोई भी कम दाम में या महंगे दामों में खरीद कर नहीं लेकर जाएगा। एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट, और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री है उस डेवलप्ड कंट्री में भी इसके सामानों को वही इज्जत मिले, वही मान सम्मान मिले जो कि बाकी कंट्री के प्रोडक्ट को मिलता है। यही इनका मेन डिमांड था। समझ रहे बात को। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपने ये सीखा कि NIEO यानी कि जो G77 था वो ये चाहता था कि हमारे रिसोर्स का हमको अच्छा प्राइस मिले, है ना, हमको भी वही इज्जत मान सम्मान मिले जो कि वेस्टर्न कंट्री को मिला हुआ है, यानी कि जो अमेरिका ये सबको मिला हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चल, तो यहाँ तक आपने पूरी तरीके से G77 के बारे में भी समझा और NIEO के बारे में भी समझा। तो NIEO बेसिकली एक सिस्टम था जो कि ये चाहता था कि हमारे नेचुरल रिसोर्स पे किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो, हमारे प्राइस यानी कि हमारा जो कच्चे माल है उसका हमको फेयर प्राइस मिले, यानी कि उचित मूल्य मिले, और साथ ही साथ हमारे गुड्स डेवलप्ड कंट्रीज में भी उसी प्रकार से बिके जिस प्रकार के वहाँ के सामान वहाँ के मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, यही इनका मानना था। चलो, यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बंद हो गया और ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।